हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में आपने क्या किया है? इससे पहले वाली क्लास में आपने कंप्लीट किया आपका न्यूट्रिशन, है ना। हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन में फिर हमने देखा था कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज वन इज योर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज योर heterotropic mode of nutrition, and there is one more, that is saprotropic mode of nutrition. ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने कंप्लीट की थी. देन योर हेट्रोट्रॉपिक, आपका जो ऑटोट्रॉपिक था, ऑटोट्रॉप्स में आपके कौन से दो मेन ऑर्गेनिजम्स थे? एक था आपका ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सेकेंड वॉज योर ऑल द ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. एंड योर हेट्रो, इनके अलावा जो है वो सारे क्या है? आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते. दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप में फिर हमने देखा कि देयर इज अ वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक, होलोजोइक में फिर हमने तीन ऑर्गेनिजम्स को देखा था. फर्स्ट हमने दो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को देखा था, दैट इज योर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलके बने हुए हैं, दैट इज योर अमीबा एंड पैरामीशियम्स. ठीक है, तो इन दोनों में कैसे ऑर्गेनिज्म होता है ये हमने देखा था, है ना. 5 स्टेप्स में आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में एंड पैरामीशियम में, एज वेल एज इन योर ह्यूमन. ह्यूमन, अमीबा, पैरामीशियम, तीनों के बारे में हमने पढ़ा था और तीनों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो किया जाता है, जिसमें आपके 5 स्टेप्स आते हैं ना. फर्स्ट इज योर इंजेशन, सेकेंड इज योर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, assimilation and your digestion. ठीक, ये 5 steps follow होते हैं. Intake of food, breaking down the complex substances into the simple one, that is your digestion. Then absorption means कि absorbing the useful nutrients in the blood or body. Assimilation is utilization of the absorbed nutrients. And finally कि जो भी आपका अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब्ड जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, वो क्या है? इजेक्ट हो जाएगा आपकी बॉडी से, यानी कि थ्रोइंग आउट द अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी, है ना, थ्रू अ पार्ट नोन एज एनस. एनस से आपका निकल जाएगा. तो ये न्यूट्रिशन हमने उस दिन आपका कंप्लीट किया था, है ना. ह्यूमंस में, अमीबा में एंड योर पैरामीशियम में, है ना. इसको इतना हमने कंप्लीट कर चुका है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस. दिस इज द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, ये प्लांट्स हो ऑटोट्रॉप्स, या फिर आपके हेट्रोट्रॉप्स हो जैसे कि अदर एनिमल्स, ह्यूमन, सिंगल सेल, सम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, सब में क्या है आपका? ये इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है. फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन. सेकेंड लाइफ प्रोसेस इज योर रेस्पिरेशन. ठीक है, आज हम रेस्पिरेशन को देखेंगे. रेस्पिरेशन इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर न्यूट्रिशन. देयर कम्स अ रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन में क्या है कि रेस्पिरेशन सिंपल हमको पता है, सांस लेना. सांस लेते वक्त हम क्या करते हैं? वी इनटेक द O2 एंड रिलीज आउट द CO2, है ना. हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर पे, है ना. और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है? हमारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनसे आ रहा है ना. वही जब आपका फोटोसिंथेसिस कर रहे थे तो वहां पे क्या है कि दे यूज CO2 एज द इनपुट एंड दे रिलीज ऑक्सीजन, है. कार्बन डाइऑक्साइड को इनपुट के रूप में लेते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं. ग्लूकोज के साथ साथ वो एक बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जिसका नाम ऑक्सीजन होता है. यही ऑक्सीजन जो प्लांट्स हमको दे रहे हैं उसको हम जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? इनटेक करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन में हमको इसकी जरूरत पड़ती है O2 की. हम O2 को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं, है ना. अब ये जो O2 हम लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू अपनी बॉडी में, उसका क्या काम है और वो कैसे लिंक्ड है आपका न्यूट्रिशन से, उसको अभी हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, है ना. कि जो हमने ये जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, जो हम O2 को अंदर ले रहे हैं, उसका क्या यूज है हमारी बॉडी में, है ना. सांस लेने के लिए तो चाहिए, हम बोलते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए हमको सांस की जरूरत है. तो सांस की जरूरत कैसे ये हमको हेल्प करता है जिंदा रहने में, उसको अभी हम देखेंगे. ओके, हमने क्या किया? ऑक्सीजन को इनटेक किया. अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि जो हमने फूड पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब किए थे ना, वहां कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ था हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. हमने क्या किया था? फूड पार्टिकल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, जो सिंपलर फॉर्म में थे. कार्बोहाइड्रेट आपका क्या बन गया था?
ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था। देन योर आपका फैट किस में कन्वर्ट हुआ था, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल, है ना, दो सिंपलर फॉर्म्स में आया था। एंड योर प्रोटीन्स इनटू, जो आपका प्रोटीन्स थे वो अमीनो एसिड के फॉर्म में ब्रेक डाउन हुए थे। तो ये जो हमारे पास एब्जॉर्ब, इनको हमने एब्जॉर्ब कर लिया था, तो इनको क्या है, इनको पूरे सेल तक पहुंचाया गया है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू। वेलाई में जो आपके ब्लड वेसल्स थे वो सबको लेके पूरी बॉडी में उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि हर एक सेल तक इन सभी चीजों को ब्लड वेसल्स ने पहुंचा दिया। अब जब ये सेल के पास चले गए, ईच एंड एवरी सेल के पास चले तो गए, लेकिन अब इसको यूज कैसे किया जाए, है, तो उसको यूज करने में हमारी हेल्प कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। ओके, और जब ये यूज हो रहा होता है ना, जब इसको हम ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी में यूज कर रहे होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या फूड मटेरियल आया था, हमारे पास एक आया था ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन H12 एंड O2 होता है ना, तो हम सॉरी 6 ऑक्सीजन हमारे पास होते हैं। तो ये जो 6 कार्बन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो कार्बन हमको मिलते हैं ग्लूकोज में, उसको क्या है, साइटोप्लाज्म में हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं 3 मॉलिक्यूल्स में। इसके पास 6 मॉलिक्यूल्स है, उसको कन्वर्ट करते हैं 3 मॉलिक्यूल प्लस बाकी जो बचा वो क्या है, एनर्जी। यहाँ का 6 मॉलिक्यूल को हमने किस में कन्वर्ट किया, 3 मॉलिक्यूल में, जिसको हमने क्या कहा, पायरुवेट्स कहा। ठीक, ये प्रोसेस हुआ कहाँ, ब्रेकिंग डाउन, कि 6 से हम 3 पे जो आए, जो हमने ब्रेकिंग किया ना, कि दो पार्ट्स में उसको कन्वर्ट, दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 6 मॉलिक्यूल्स थे उसको 3 पार्ट में हमने तोड़ा। तो ये जो तोड़ना है ये हो कहाँ पे रहा है, साइटोप्लाज्म में। याद कीजिए जब आपने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस। एंड ये जो बाकी सारा पार्ट जो है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये हमारा एक सेल है ना, सेल तक हमने न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया, सेल तक हमने ग्लूकोज को पहुंचाया, और यहाँ पे अब इस सेल में क्या होगा, ये ग्लूकोज टूटेगा, ठीक ना, जो ये 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन है, इसको हम 3 मॉलिक्यूल वाले कार्बन में प्लस एनर्जी में इसको ब्रेक कर देंगे, है ना। तो ये ब्रेकिंग हो कहाँ पे रही है, आपकी साइटोप्लाज्म में। फर्स्ट पॉइंट हमने याद किया, 3 मॉलिक्यूल वाला जो आपका कार्बन है उसका नाम क्या है, पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है, अब ये अलग अलग तरीके से टूटेगा, है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से टूट के हमको एनर्जी देगा। थोड़ी सी एनर्जी तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी अगर हमको चाहिए तो देखिए वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में 3 तरीकों से टूट सकता है। पहला, कि मान लीजिए इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको जो ऑक्सीजन इनटेक नहीं करता, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे क्या है, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा किस में होता है, यीस्ट में होता है। यीस्ट को क्या है, वो कैसे रिस्पायर करता है, एनारोबिकली, उसके पास ऑक्सीजन नहीं होता, है ना। तो वो कैसे तोड़ेगा, इस पायरुवेट से एनर्जी कैसे निकालेगा, ये क्या करेगा, इस पायरुवेट को तोड़ेगा इथेनॉल में, जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन यहाँ पे हो गया इथेनॉल, है ना, 2 कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन यहाँ आ गया, प्लस एनर्जी। ठीक, तो यीस्ट में कैसे टूटता है आपका पायरुवेट, ये वाला प्रोसेस, ये वाला स्टेप तो सभी ऑर्गेनिजम्स में होगा, चाहे वो ऑक्सीजन यूज करे या ना यूज करे, सभी में होगा कि 6 मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल पायरुवेट्स में टूटेगा, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। देन फर्स्ट कंडीशन, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, तो पायरुवेट किस में टूटेगा आपका, इथेनॉल 2 मॉलिक्यूल कार्बन में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में एंड योर एनर्जी में। सेकेंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हम एनारोबिक नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो बट कम है ना, यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, नो ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, कम ऑक्सीजन है। जैसे कि हमारे मसल्स में जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं, तो क्या होता है, उस वक्त हमको क्या, बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे हर सेल में हमको उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा। जैसे कि अभी हम सिटिंग पोजिशन में है, आप स्टडी कर रहे हो, मैं क्लास दे रही हूँ, मैं भी सिटिंग पोजिशन में रिलैक्स हूँ, आप भी रिलैक्स है, तो यहाँ पे क्या है, आपको नॉर्मल कार्बन चाहिए, नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए। बट यही अगर हम अभी बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर दें, तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो उस वक्त क्या होता है कि मसल्स में ही ना, वहीं पे आपका जो है ये पायरुवेट जो है ये टूटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो ईच एंड एवरी सेल्स में ही, मसल्स में ही क्या है हमारा, ये जो प्रोसेस है टूटने का, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी, तो वहां पे क्या है, बहुत सारा ऑक्सीजन नहीं होता हमारे पास,
कम ऑक्सीजन होता है, क्योंकि सांस तो हम उसी रेट से ले रहे हैं, जल्दी जल्दी भी लेंगे तो भी क्या है आपका कम ही ऑक्सीजन आएगा, तो देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो मसल्स में ऐसा रिएक्शन होता है हमारा। तब क्या होता है कि पायरुवेट जो है ये दो चीजों में टूट जाता है, एक टूटेगा लैक्टिक एसिड में और प्लस एनर्जी। एनर्जी तो हमको मिल जाएगी जल्दी से, है ना, क्योंकि मसल्स में ये टूट रहे हैं, तो एनर्जी तो हमको मिलेगी, बट यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, लैक्टिक एसिड, विच इज नॉट गुड फॉर अस, है ना। ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर हमको जो क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना, कि पाँव में फिर बहुत तेज से दर्द होता है, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि वो वहां पे जम जाता है, क्योंकि इसका यूज तो है नहीं ना, नॉर्मली हम इसका यूज नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या है, हमको फिर क्रैम्प्स आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ये दोनों हो गया। नेक्स्ट, इफ देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और सफिशिएंट अमाउंट में है, तो नॉर्मल प्रोसेसिंग से जैसे टूटना चाहिए, है ना, जैसे इस पायरुवेट को टूटना चाहिए ये वैसे टूटेगा, और कहाँ पे टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की हेल्प से आपका फूड मटेरियल को तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ग्लूकोज वगैरह को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, वो कहाँ पे होता है आपका सेल में ही। ये जो साइटोप्लाज्म है इसी में एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल में जो पावर हाउस है ना, जहाँ पे पावर जनरेट होता है, यानी कि पावर मतलब क्या, एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये होता कहाँ है आपके सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहीं पे क्या है आपका जो एनर्जी है, यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो यहाँ का जो पायरुवेट है 3 मॉलिक्यूल वाला कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस किस में टूट जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, थोड़ा सा वाटर निकलेगा, और फिर एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जब रेस्पिरेशन किया तो ऑक्सीजन को अंदर लिया, उस ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे हुआ, वो ऑक्सीजन गया आपके सेल में, सेल में कहाँ पे गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या है, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में आपका पायरुवेट बना था ना ग्लूकोज से, वो ग्लूकोज से उस पायरुवेट से क्या करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा, पायरुवेट को तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी हम यूज कर लेंगे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट है हमारे लिए, हम उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन आया, उसने पायरुवेट को तोड़ा, कहाँ जाके, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, एनर्जी रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सांस छोड़ेंगे तब हम इसको वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे, है ना। तो जैसे ही हम आप एक बार सांस लेते हो ना, ऐसे इनहेल और एक्सहेल, इतने टाइम में बस इनहेल और एक्सहेल में क्या है, ये सारा प्रोसेस हो जाता है ना, कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से आपका ये टूटा और आपका एनर्जी बना, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ योर रेस्पिरेशन, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, कि सेल में जाके जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना फूड मॉलिक्यूल्स को टूट के, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और यहीं पे आपका ऑक्सीजन का काम होता है ना, जो ऑक्सीजन आप लेते हो उसका काम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स को हम अभी यहाँ पे देखेंगे। हमने देखा, अभी अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो हमने अभी देखा था कि यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी एनर्जी रिलीज हुई थी ना, तो ये एनर्जी का काम क्या था, ये जो एनर्जी हमारे पास आई, अब इस एनर्जी से क्या करेंगे, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर जो अभी रिस्पिरेशन हुआ है ना, कि ऑक्सीजन को लेके हमने पायरुवेट से एनर्जी जनरेट कराई, है ना, एनर्जी जनरेट कराई, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी कि सेल के अंदर रिस्पिरेशन हुआ, वो दोनों काम सेल में हुआ था। तो वहां पे जो हमको एनर्जी मिली, उस एनर्जी का यूज हम किस में करते हैं, टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। उससे हम क्या बनाते हैं, उस एनर्जी से हम एक चीज बनाते हैं जिसका नाम है एटीपी, है ना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट हम बनाते हैं, ओके, विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल, है ना। ये क्या है, ये जो एटीपी हमने बनाई, ये कैसा काम करता है, फ्यूल की तरह काम करता है, जो कि क्या करेगा, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी ना सेल में, उन सभी एक्टिविटीज के लिए ये क्या है, फ्यूल की तरह काम करेगा, ठीक। In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy. ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, एटीपी जो बनी, तो उसमें क्या है कि एटीपी इज ब्रोकन टू गिव राइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 330.5 किलो जूल्स का एनर्जी आपका रिलीज होता है यहाँ पे, है ना। और ये रिएक्शन कैसा होता है, विच कैन डिराइव
एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स, है ना। सेल्स में आपका कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे आपके, है ना। यहाँ पे शॉर्ट में एक देख लीजिए, यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है एक लाइन, ये याद रखेंगे कि एटीपी इज व्हाट, इट इज अ करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस। सेल में जितने भी प्रोसेस होंगे ना, उसमें एटीपी आपका कैसे काम करेगा, करेंसी की तरह, है ना। जैसे कि हमको अगर बाहर से कुछ भी सामान लाना है तो वी नीड करेंसी, मनी चाहिए। वैसे ही अगर सेल में कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए होगा, है ना। बहुत सारे नंबर्स में हम एटीपी को प्रोड्यूस करके रखते हैं। जितना हैवी काम करोगे उतना ज्यादा एटीपी यूज होगा, जितना इजी लाइट काम करोगे उतना कम एटीपी यूज होगा, है ना। तो एटीपी यूज होता है किस लिए, टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी होता है एक तरीके का। अब ये बनता कैसे है, एटीपी इज मेड, एटीपी कैसे बनता है आपका, एटीपी बनता है आपका एडीपी प्लस फॉस्फेट, इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, एटीपी, है ना। ये डाइफॉस्फेट, इसमें अगर एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो हमको क्या मिलता है, ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलता है। जब भी एक एटीपी का लिंकेज अगर टूटता है तो हमको कितना एनर्जी मिलता है, 30.5 किलो जूल्स हमको एनर्जी मिलती है। ओके, इसको ऐसे ध्यान रखिए कि ये एनर्जी कुछ ऐसी होती है ना, जैसे कि आपकी बैटरीज है ना, जो आपकी सेल होती है, बैटरीज होती है, तो उस बैटरी में जो एनर्जी है उससे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं ना। बैटरी को हम लगा के क्लॉक को चला सकते हैं, हम बैटरी को लगा करके क्या आपका टॉर्च जला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई मैकेनिकल मोटर चला सकते हैं, है ना, फैन चला सकते हैं। तो वैसे ये जो एटीपी है ना, ये भी एक तरीका की क्या है कि बैटरी के अंदर जो एनर्जी है ना, वैसी एनर्जी है। इस एनर्जी से आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, जैसे कि हम मसल्स की रिपेयर कर सकते हैं, मसल को एक्सपैंड कर सकते हैं, मसल का ग्रोथ करा सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस, इन सबको हम सारा काम कर सकते हैं इन एटीपीज को यूज करके। अब अभी हमने देखा कि दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मतलब क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हुआ हो, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन को यूज करके हमने एनर्जी रिलीज की है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज हुआ है वो एरोबिक रेस्पिरेशन। सिमिलरली देयर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे हमने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया, सबसे पहला वाला जहाँ पे इथेनॉल हुआ था आपका, है ना, ग्लूकोज था, 6 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उससे हमने वाला बनाया पायरुवेट, पायरुवेट से बना आपका, पायरुवेट को जब तोड़ा गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हमको मिला, इथेनॉल मिला, एनर्जी मिली और वाटर मिला, है ना, ये मिला था ना हमको। तो वो ये क्या है आपका एनारोबिक, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ, अरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन यूज हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ठीक। ये किस में होता है आपका, यीस्ट में होता है। रिवाइज भी साथ साथ में हम कर लेते हैं। अब देखिए, जब प्लांट्स जो थे ना वो कैसे एक्सचेंज कर रहे थे, प्लांट में हमने देखा था कि प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमाटा, याद है, एक स्टोमाटा था जिसमें 2 गार्ड सेल्स थे। जब ऑक्सीजन चाहिए होता है, मतलब जब गैसेस को इनटेक करना होता है तो वो ओपन हो जाते हैं, और जब इनटेक बंद करना होता है तो वो बंद हो जाते हैं ना। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट कैसे होता है आपका, स्टोमाटा के थ्रू होता है। And the process is known as carbon dioxide and oxygen are exchanged by the process of diffusion. Diffusion process का यूज होता है इन दोनों के एक्सचेंज के लिए। okay? अब इसके बाद हम देखेंगे ना टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल जो है, जैसे हम क्या है, हम तो टेरेस्ट्रियल है, तो हमारा क्या है, हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, बट जो आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कैसे लेते हैं आपका ऑक्सीजन, थ्रू द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन योर वाटर। ओके, दोनों में कैसे होता है आपका, जो आपके जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, दे डिपेंड ऑन द डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है आपका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक और आउटलेट का, ये कैसे होता है आपका, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, एक और बात याद रखेंगे कि जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, एट नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है रात में। तो उस वक्त क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो उस वक्त जो जो प्लांट के पास जो एक्सेस अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना वो उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वहां पे हो नहीं रहा है। तो वो क्या करेंगे, अभी कार्बन डाइऑक्साइड को रख के क्या करेंगे, तो वो रिलीज कर देते हैं। इसलिए कभी कभी क्या बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे हमको डायरेक्टली नहीं सोना चाहिए, बिकॉज एट नाइट दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे होते हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है, है ना। हमको रात में भी ऑक्सीजन ही चाहिए,
लेकिन रात में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, सन है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और डे टाइम में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और हमको दिन में ऑक्सीजन देते हैं, और रात में प्लांट्स क्या देते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे आपका तुलसी हो गया, नीम हो गया, तो ये रात में भी क्या है, आपको ऑक्सीजन ही देंगे। ये हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल या ह्यूमन बींग्स जो है ये क्या करते हैं, दे कैन ब्रीथ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, बट एनिमल्स लिविंग इन वाटर दे यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, है ना। हम तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, बट जो आपके एक्वेटिक एनिमल है, जो प्लांट जो आपके वाटर में रहने वाले हैं, वो क्या करते हैं, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं। और दूसरी बात कि जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है ना आपका, देखिए द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। वाटर में ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है ना, कम होता है। और एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो हम लोग जो पानी से बाहर रहते हैं, जितने भी एनिमल्स जो पानी से बाहर रहते हैं, उनका क्या है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होता है। जैसे कि हम क्या है 72 पर मिनट 72 टाइम्स क्या है हम रेस्पायर करते हैं ना, इनटेक आउटटेक, इनटेक और ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो हम करते हैं, तो हमारा क्या है नॉर्मली 72 होता है। बट जो आपका जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, उनको बहुत जल्दी उनका जो रेट होता है ना वो हायर होता है हमसे। क्यों, क्योंकि उनको जो वाटर में जो ऑक्सीजन मिलता है ना वो बहुत कम होता है, तो उनको जितना चाहिए ऑक्सीजन उतने को लेने के लिए उसको बहुत बार रेस्पायर करना पड़ता है। ठीक है? हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना इसको आपके एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम में लंग्स होते हैं, फिश में गिल्स होता है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं आपके इन डिफरेंट एनिमल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर। और ये जो ऑर्गन है ना, इस ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सो दैट कि जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम हो, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आके बाइंड हो सके। जैसे आपने देखा था ना कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का काम क्या होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को हम एब्जॉर्ब करवाएं। वैसे ही जब हमारे जो लंग्स है ना, उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है, डिफ्यूज हो पाए, वो एब्जॉर्ब हो पाए। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज सर्फेसिस, इन सर्फेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसपे ऑक्सीजन आपका आके बाइंड होगा, एब्जॉर्ब होगा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, उनकी प्लेसिंग कैसी होती है, उनकी प्लेसमेंट कैसे होती है, विद इन द बॉडी, वो बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहते हैं। जैसे लंग्स हमको ओपनली दिखाई नहीं देते ना, वो इतने डेलिकेट इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको क्या है, हमको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, तो हमारी बॉडी में सेफली प्लेस्ड रहते हैं। so that so that there have to be a passage that will take the air to these areas. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of these areas where the oxygen is absorbed. इनके लिए एक मैकेनिज्म भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेफली रखे हुए हैं ना, तो इन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से बाहर लेके आना, इसके लिए क्या है, पूरा एक आपका मैकेनिज्म अंदर फिट हुआ है। जैसे हमको पता है कि हमारे नॉस्ट्रल से जाता है, फिर अंदर विंड पाइप है, फिर लंग्स है, और लंग्स के अंदर एल्वियोलिस है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, वहां तक हमको लेके जाना होता है। ओके, चलिए अब आते हैं ह्यूमन के रेस्पिरेशन में। ओके, ह्यूमन का जो आपका ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। सबसे पहला पार्ट क्या है, चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं, डायग्राम से हम देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये रहा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, देयर इज अ नेसल पैसेज, एक नेसल पैसेज है हमारे पास, नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल से एयर गया अंदर। ये जो नॉस्ट्रल पैसेज है ना, जो यहाँ पे हमारा जो नॉस्ट्रल है, वहां पे हमारा क्या होता है कि द पैसेज इज ऑल्सो लाइन, यहाँ पे एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज filtered by the fine hair that lines the passage। इस पैसेज में ना, आप अगर अपने नॉस्ट्रल्स को कभी ध्यान से देखेंगे, उसमें फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, एंड प्लस उसके अंदर की जो स्किन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है,
वो अंदर वाली जो स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। तो इस म्यूकस और हेयर का काम क्या होता है कि कोई भी अगर जर्म्स वगैरह आ गए हैं ना, वहां पे अगर कोई भी जर्म्स वगैरह आ गया है तो उसको वहीं पे ट्रैप कर ले, डस्ट को ट्रैप कर ले। अगर कोई डस्ट पार्टिकल जा रहा है, कोई अनवांटेड चीज अगर जा रही है, जर्म्स जा रहे हैं, अनवांटेड डस्ट जा रहा है, कोई पार्टिकल जा रहा है, तो उसको वहीं पे ट्रैप करके बाहर ही छोड़ देना, अंदर फिल्टर करके ले जाना है ना। तो म्यूकस क्या है, उसमें स्टिक करा लेगा, हेयर जो है उसमें एंटेंगल कर लेंगी, पार्टिकल्स को उसमें उलझा के रख लेंगी, और बाकी अंदर जो जाएगा एयर वो कैसे होगा, फिल्टर्ड एयर जाएगा, साफ एयर। ठीक, वहां से फिर क्या है, वहां से द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, नॉस्ट्रल से गया फिर थ्रोट में आया जहाँ पे आपका विंड पाइप है, एंड देन इनटू द लंग्स, और फिर थ्रोट से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए वो लंग्स तक चला जाएगा। जो आपका थ्रोट है ना, वहां पे क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दीज एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। वो रिंग्स किस लिए होते हैं, ताकि आपका जो एयर पैसेज है यानी कि विंड पाइप जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए उसमें क्या होते हैं, रिंग्स बने हुए होते हैं ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बने होते हैं। ये आपका नेसल पैसेज हो गया, यहाँ से एयर पास करते हुए कहाँ आता है, आपका ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया से फिर क्या है, ये यहाँ पे ट्रैकिया, ट्रैकिया से आते हुए लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में फिर क्या है, ये जो आपका ये जो पैसेज था ना, ये छोटे छोटे ट्यूब्स में आपका डिवाइड हो जाता है। ये देखिए आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये एक पैसेज आया और फिर ये छोटे 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 ब्रांचेस में, ये देखिए ये छोटे छोटे ब्रांचेस में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये क्या है, these patches these passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminates into a balloon like structure। ये छोटे छोटे ब्रांचेस बने और फिर ये कहाँ जाके एंड होते हैं, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये एक ही सिंगल बलून, छोटे 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 बलून होते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, एक एक बड़ा गुच्छा, उसके अंदर छोटे 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 अंगूर होते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आपका रहता है ना। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बलून्स क्यों बने हैं, याद कीजिए, जैसे विलाई है ना आपका, बहुत सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, यहाँ पे क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे डिफ्यूज हो पाए। डिफ्यूज होना मतलब अंदर एंटर कर पाए। ओके, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्वियोलिस। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको आप क्या बोलते हो, एल्वियोलिस हम बोलते हैं, है ना, एल्वियोली। और अगर सिंगल हम बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोल्स, सिंगुलर एल्वियोल्स। और अगर सबको एक साथ बोले तो ये क्या है, एल्वियोली। These alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place। यहाँ पे आपका डिफ्यूजन होता है ना, कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले तो ये लेके आया ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन को इन एल्वियोलिस में क्या होता है, जो मान लीजिए ये एक एल्वियोली, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, तो बाहर से क्या है, अभी ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन क्या है, इन एल्वियोलिस से क्या है, ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड, और ब्लड में क्या है, वो ब्लड में मिलके और फिर पूरी बॉडी में हेड टू आपका टू पूरा वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, क्योंकि पूरी बॉडी में हमारे ब्लड है, उस ब्लड वेसल में जो ब्लड है उसके थ्रू पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन फैल जाएगा। और वैसे ही जहां जहां हमारे सेल्स में क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से हर सेल से लेके यहाँ तक लंग तक लेके आएगा। दो बार ब्लड आपका रोटेट होता है, एक तो लंग से क्या है, लंग से ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन जो लेके आए ना लंग्स में, वो वाला वर्ड ब्लड पूरी बॉडी तक जाएगा, और फिर पूरी बॉडी से ब्लड लंग्स तक आएगा। जो जाएगा इस तरीके से, जो लंग से जो निकलेगा ना ब्लड, वो कैसा होगा, ऑक्सीजन रिच। और पूरी बॉडी से जो आपका जो ब्लड जाएगा एल्वियोली तक, उसमें क्या होगा, आपका CO2। ठीक है, वो लाके सारा लंग्स में CO2 दे देगा, और फिर हम लंग्स से वापस बाहर CO2 दे देंगे, और जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन वाला आया है ना, वो पूरी बॉडी में हम यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन रख लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे देंगे। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलिस कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, अभी बताया हमने कैसे काम करते हैं, ये हमने देख लिया है ना। अब देखिए, जो हम जो ब्रीथ इन करते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं, तो आप कभी सांस लोगे ना, जैसे आराम से जब डीप ब्रीदिंग करते हो तो आप सांस लोगे ना ऐसे करके, तो आपका रिब्स क्या है, बाहर आ जाते हैं, और आपको लगेगा ना यहाँ से कुछ लिफ्ट हो रहा है ना, ये जो डायाफ्राम है, जब आप सांस लेते हो, इनटेक करते हो, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, सभी चीजों को पुश करेगा, तो रिब्स क्या है, आपके बाहर आ जाते हैं, आपका जो चेस्ट वाला पोर्शन है वो पफ आउट हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है जब आप सांस लेते हो, क्योंकि आपने क्या है, बाहर अंदर हवा भरी, जब आप बलून के अंदर हवा छोड़ते हो तो कैसे होता है, फूल जाता है ना, वैसे ही जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा पूरा चेस्ट जो है वो पफ्ड आउट हो जाता है, डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, रिब्स बाहर, डायफ्राम ऊपर। और जब आप एक्सहेल करेंगे तो डायफ्राम नीचे,
और रिब जो है वो अंदर की तरफ, ठीक है। तो दिस इज योर प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड आउटटेक, मतलब क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं। ये हो गया हमारा चेस्ट कैविटी बिकम्स द लार्जेस्ट एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस द एयर सक्ड इन इनटू द लंग्स। इससे क्या होता है, एयर हमारे अंदर सक इन हो जाता है ना, हमने ऐसे क्या अंदर एयर चला गया, एंड एक्सपैंड्स द एल्वियोली, और पूरा एल्वियोली क्या है एक्सपैंड हो जाता है क्योंकि सब में पूरा एयर भर गया है ऑक्सीजन वाला। द ब्लड स्प्रिंग, और फिर पूरी बॉडी से हम सारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ गए थे, तो वो क्या है जो लेके आए थे वो एल्वियोली में आ जाएगा और वहां से फिर बाहर चला जाएगा। द ऑक्सीजन इन द एल्वियोली एयर टेकन अप बाय द ब्लड and alveolar blood pressure to be transported to the all the cells of the body। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया, एक बार आप रीडिंग करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, ये जो साइकिल है एक इनटेक करना और एक आउटटेक करना है, एक साइकिल अंदर लेना और फिर बाहर छोड़ना, दिस इज वन साइकिल है। तो ये ब्रीदिंग एक साइकिल हुआ, व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, पूरा वन साइकिल। द लंग ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो लंग है ना उसके पास एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, मतलब उसके पास थोड़ा सा रिजर्व में वो एयर रखता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इनटेक और आउटटेक करेंगे ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उतने के लिए क्या है लंग एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बना के रखता है, अपने पास एक रिजर्व रखता है ना, so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be reserved, है ना। ये जो काम हो रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा रेजिडुअल वॉल्यूम हम रखते हैं, लंग्स रिजर्व रखता है। जितना बड़ा साइज होगा ऑर्गेनिज्म का उतना ज्यादा क्या है, when the body size of the animal is large, diffusion pressure alone cannot take care the oxygen delivery to all part of the body। तो अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है जैसे कि हम है ना, हम जो ऑर्गेनिजम्स है वी आर फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स ना, तो हमारे अंदर क्या है सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलता कि जो एल्वियोलिस है वो डिफ्यूज करा लेंगे तो काम चल जाएगा। हमको ऑक्सीजन को यूज करने के लिए, क्योंकि हम बहुत बहुत बड़ी बॉडी है हमारी, तो यहाँ पे हमको क्या है एक तो डिफ्यूजन होगा और दूसरा क्या होता है एल्वियोलिस डिफ्यूजन तो करा ही रही है, प्लस वो जब ब्लड में जब ऑक्सीजन को वो भेजती है ना, तो ब्लड में बहुत सारे आपके जो आपका आरबीसी है ना, ब्लड में आपके क्या क्या होता है, ब्लड में एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं है ना। तो वहां पे जो आपका डब्ल्यू आरबीसी है ना, आरबीसी के अंदर क्या है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन जितना भी आता है ना वो एल्वियोली से भी डिफ्यूज होता है और आपका जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ना उसमें भी जाके चिपक जाता है, तो उससे क्या है फास्टर आपका जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में यूज हो पाता है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, क्योंकि इसी पे जाके आपका ऑक्सीजन चिपक के पूरी बॉडी में मूव कर पाता है ना। Respiratory pigment take up the oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it। उसको बाहर निकालने से पहले हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं सारा ऑक्सीजन उस पर बाइंड करवा लेते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, है ना, अभी हमने बताया, विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, ये भी आपको बताया कि कहाँ प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है O2 भी एक गैस है, लेकिन ज्यादा वाटर में डिजोल्व होने वाला किसका नेचर होता है CO2 का, CO2 ज्यादा आसानी से पानी में घुल जाता है, मतलब आपके ब्लड में, और O2 जो है वो कम आसानी से घुलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, दिस वाज योर होल रेस्पिरेशन, है ना। हमने एक देखा कि एक जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनमें क्या है गिल का स्ट्रक्चर होता है, गिल होता है ना, वहां पे वाटर में क्या है आपका लेस ऑक्सीजन है, और लेस ऑक्सीजन होने की वजह से क्या है जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको क्या करना पड़ता है फास्टर रेट ऑफ रेस्पिरेशन करना पड़ता है, ज्यादा बार उनको इनहेल एक्सहेल करना पड़ता है, और जो टेरेस्ट्रियल है उनको नॉर्मल रेट से करना पड़ता है, बिकॉज एयर में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा होता है वाटर में कम होता है। ठीक, देन हमने पूरा अपना ह्यूमन में जो आपका सिस्टम है रेस्पिरेशन का उसको हमने देखा कि नॉस्ट्रल से आया आपका एयर, नॉस्ट्रल में आपका क्या है एक हेयर है, जो स्टार्टिंग जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो स्टार्टिंग पार्ट है जैसे कि नॉस्ट्रल है वहां पे क्या होती है फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है जो कि क्या करता है डस्ट पार्टिकल और अनवांटेड पार्टिकल्स को, जर्म्स को वहीं पे फिल्टर कर देते हैं, और फिर आपका फिर वहां से कहा जाता है थ्रोट में, थ्रोट में क्या है आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है जो कि क्या करते हैं कोलैप्स होने से विंड पाइप को बचाते हैं।
देन वहां से फिर कहाँ जाता है आपका लंग्स में। लंग्स में क्या है, जो एक सिंगल पैसेज जो आ रहा था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। एल्वियोलिस ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो, ब्रोंकियोल्स मतलब ब्रांचेस, और एल्वियोली जहाँ वो जो टर्मिनेशन पॉइंट है ना, तो ये ब्रांच है और ये ब्रांच जाके कहाँ पे टर्मिनेट हुआ, एक एल्वियोली में। तो ये है आपका ब्रोंकियोल्स और ये क्या है, एल्वियोली। एल्वियोलस एक की बात करें तो एल्वियोल्स, और बहुत सारे की बात करें तो एल्वियोली। वहां पे फिर क्या है आपका डिफ्यूजन होता है, और एल्वियोल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। और पूरी पूरी बॉडी से आपका जो ब्लड है, वही ब्लड वेसल्स, एक ब्लड वेसल होगा जो ऑक्सीजन लेके जाएगा, और एक ब्लड वेसल होगा जो आपका क्या करेगा, लंग से बॉडी तक लेके जाएगा एक, और एक बॉडी से लंग तक लेके आएगा, है ना। दो बार आपका आएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पे, जब हम हार्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कैसे ब्लड आता है और फिर कैसे ब्लड जाता है, कौन से वाले में ऑक्सीजन मिला होता है, कौन से वाले में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, इसको हम देखेंगे। ठीक, एक और चीज, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए यहाँ पे। एक चीज हम देखेंगे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जब वो स्मोकिंग करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जहाँ पे आपका हेयर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, उसमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनका क्या होता है कि उस सीलिया का काम क्या होता है, डस्ट जर्म्स को, हार्मफुल पार्टिकल्स को दूर रखना। लेकिन स्मोकिंग करने वाले लोगों का ना ये सीलिया जो है बर्न हो जाता है। स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज दिस हेयर ड्यू टू विच germ dust smoke and other harmful chemicals can enter the lungs and cause infection, coughing and even lung cancer। ठीक है, तो सीलिया सीलिया जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसको स्मोकिंग वाले स्मोकिंग वाले लोग क्या करते हैं, उसको बर्न कर लेते हैं ना, स्मोकिंग कर करके उसको बर्न कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको इन्फेक्शन हो सकता है, काफिंग हो सकती है, और इवन लंग कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि हार्मफुल केमिकल भी हमारे अंदर आ सकते हैं सीलिया के बर्न होने से। दूसरा एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि जो एल्वियोलर सरफेस है ना, वर स्प्रेड आउट, जो एल्वियोलर ऐसे जो अंगूर अंगूर जैसे बने हुए थे ना, सबको अगर आप स्पैंड कर दोगे, खोल के रख दोगे, वो अभी कैसे गुच्छों में है, इसको जब ऐसे एक्सपैंड करोगे ना, तो वो कितना एरिया कवर कर सकते हैं, दे कैन कवर अप टू 80 मीटर स्क्वायर, है ना। सोचिए 1 मीटर कपड़ा कितना होता है, हम बोलते हैं ना 100 मीटर की रेस, उसमें सोचिए 80 मीटर तक का सरफेस एरिया कवर कर सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा एरिया है। तो सोचिए कितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। ठीक, ये आप एक याद याद रख लेंगे एक फैक्ट को। हाँ, और दूसरा क्या, हमने कहा था ना कि हमको जो अगर ऑर्गेनिज्म अगर लार्ज ऑर्गेनिज्म है तो उसको क्या है, डिफ्यूजन के साथ साथ होमोग्लोबिन का भी हेल्प लेना पड़ता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए। सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ डिफ्यूजन पे डिपेंड रहेंगे ना, तो ऐसा माना जाता है कि अगर सिर्फ डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन को पहुंचाना हो ना पूरे सेल्स में, ईच एंड एवरी सेल में, तो कितना टाइम लग जाएगा, 3 years का टाइम लग जाएगा फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आर टोस फ्रॉम आर लंग्स। हमारे लंग्स से टोस तक जाने में, ईच एंड एवरी सेल तक जाने में 3 years तक का टाइम लग जाएगा, है ना। इसीलिए हमको डिफ्यूजन भी चाहिए होता है लंग्स में, प्लस हमको क्या चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन की हेल्प चाहिए होती है, ताकि वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू क्या है, सारा सारा ऑक्सीजन पहुंचा दे, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसको लेके हम तक आ जाए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे योर ट्रांसपोर्टेशन, एंड उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, प्लस आपके एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चन है, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे ना प्रॉपर तरीके से, सो दैट कि हमको कैसे लिखना है कि हमारे मार्क्स 90 से 95 के बीच में आ पाए। इसको हम अभी से स्टार्टिंग से उसकी स्ट्रैटेजी देखेंगे ना, कि हमारे जितने भी यूटीपीटी होते हैं ना, सभी में हमारे मार्क्स क्या है, अच्छे आ पाए, बिकॉज इट इज 10th क्लास बोर्ड है आपका, तो मार्क्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। अदरवाइज मार्क्स के पीछे इतना नहीं भागना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन देखो, अगर आपके मार्क्स 10th और 12th के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये आपके लंबे टाइम तक आपके साथ रहते हैं ना। तो 10th इज अ बोर्ड, आपको मार्क्स पे भी ध्यान देना है, और अभी से ध्यान देना है, एक दिन में कुछ नहीं हो पाता। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ। न्यूट्रिशन हो गया आपका, प्लांट्स और एनिमल्स का, रेस्पिरेशन हो गया, दोनों को आप रिवाइज कर लेंगे, खुद से पूरा लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। एंड अगर कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करना हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में
कमेंट लिखेंगे, है, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you everyone, have a nice and wonderful day.